गुड मॉर्निंग ऑल। आज का लेसन है द लास्ट लेसन, जो क्लास 8 का चैप्टर है। ये एक छोटी सी स्टोरी है जो फ्रांस और प्रशियन वॉर हो रहा था वो टाइम में लिखी गई थी। तो इसका ब्रीफ दिया है। इन दिस शॉर्ट स्टोरी सेट इन द टाइम ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870 से 1871 में हुआ। अल्फोंसो डॉडेट डिस्क्राइब एन इनडायरेक्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। तो कैजुअल वॉर की डायरेक्ट कैजुअलिटी तो होती है कि भाई लोग मर जाते हैं और ये सब होता है। इनडायरेक्ट कैजुअलिटी भी उनका इम्पैक्ट भी कंट्री पे पड़ता है। तो एक क्या इनडायरेक्ट कैजुअलिटी हुई ये इस चैप्टर में बताया है। दिस इज नरेटेड बाय ए यंग बॉय। द स्टोरी इज अबाउट द लास्ट क्लास ऑफ ए फ्रेंच टीचर। तो एक फ्रेंच जो टीचर थे जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे बच्चों को, तो उनको लास्ट क्लास लेनी पड़ती है। वो लास्ट क्लास वो क्यों लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। So I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. तो वो स्कूल की बहुत लेट हो चुका था, बहुत लेट चला वहाँ से, और उनको उसको लग ही रहा था कि आज बहुत डांट पड़ने वाली है। क्यों? स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो एम हेमिल यहाँ पे दिया है, मीन्स एम का मतलब मिस्टर हेमिल, जो मतलब उसके टीचर होंगे। वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल आपको पता ही होगा, इंग्लिश ग्रामर में आता है। ऐसी वर्ब फॉर्म होती है जो एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस में इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो दो टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो मतलब पार्टिसिपल के बारे में उसको कुछ आइडिया ही नहीं था, और उसके बारे में क्वेश्चनिंग होने वाली थी, और आज लेट भी हो गया तो बहुत डांट पड़ने वाली करके वो सोच ही रहा था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो एक पल के लिए उसने सोचा कि मैं भाग ही जाता हूँ और अपना दिन जो है बाहर कहीं बिताता हूँ। आउट ऑफ डोर्स मतलब बाहर। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ द सॉमिल। तो बाहर का जो सीन बता रहा है कि भाई एकदम बर्ड जो है चिरपिंग कर रही थी, और ओपन फील्ड था, उसमें सॉ मिल थी, ऐसा करके वो पूरा बता रहा है। एंड द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। तो बैक ऑफ द सॉ मिल के पीछे में प्रूशियन सोल्जर जो थे वो ड्रिलिंग कर, ड्रिलिंग का मतलब जो होता है एक टाइप की प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। ओके, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये बहुत कुछ टेम्पटिंग था, मतलब वो सब ये सब चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी। पार्टिसिपल जो था वो उसको ऑलमोस्ट बोरिंग कर रहा होगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। बट किसी तरह उसने अपने आप को कंट्रोल किया और स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. तो जो टाउन हॉल की तरफ उसे क्रॉस किया तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था, एक बोर्ड था नोटिस बोर्ड जैसा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बर्ड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ओके, द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब यहाँ दिया है ऑर्डर टू जॉइन द आर्मी एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। तो बुलेटिन बोर्ड पे ज़्यादातर उनको बैड न्यूज़ मिलती थी, जैसे बैटल लॉस्ट हो गए, ये लोग हार गए उसमें, और आर्मी को ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर लिखा गया था, और कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर उसमें थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या मैटर हो सकता है, यहाँ क्यों भीड़ लगी है, इतनी बैड न्यूज़ तो आ चुकी है, और क्या हो सकता है, उसने अपने आप में सोचा। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वेस्टर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। तो वो जैसे ही जा रहा था तो एक ब्लैक स्मिथ जो था, वेस्टर उसका नाम था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने ट्रेनिंग के साथ खड़ा था और बुलेटिन रीड कर रहा था। उसने बोला, डोंट गो सो फास्ट बूप, यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना फास्ट मत भागो, आराम से जाओ करके उसके कहने का मतलब, बूप का ये मतलब है बॉय। I thought he was making fun of me and reached Miss M. Hamill's little garden all out of breath। उसको लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और वो भागते भागते गया तो एकदम उसकी सांस फूल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मीनिंग यहाँ पे मतलब खूब हलचल रहती थी जब स्कूल चालू होता, बट
which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better. तो ज़्यादा जो हलचल रहती थी वो सब उसको लग ही नहीं रहा था कि कुछ है. एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. बट सब कुछ नहीं था. जो सब कुछ वो बता रहा है कि जैसे डेस्क को ओपन करते हैं, लेसन जो है लोग रीड कर रहे हैं, लाउडली रीड करते हैं, और टीचर जो होता है रूलर को टेबल में थपथपाता है, वो सब सीन नहीं हो रहा था और सब कुछ शांत था. I had counted on the commotion to get on my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो वो सोच ही रहा था कि वो किस तरह से अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा, बट वहाँ पर सब कुछ एकदम शांत था. जैसे संडे को शांत होता है स्कूल, वैसे शांत था. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेबल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इस टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. तो उसने विंडो से देखा कि सारे बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं और एम हेमल जो उसके टीचर हैं वो इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, और उनके आर्म के अंडर में रूलर भी है. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो उसको डोर ओपन करके सबके सामने जाना पड़ेगा, कितना वो शर्मिंदा हो रहा था, कितना डरा हुआ था. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." But उसका सरप्राइज ऐसा हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं. एंड जैसे ही वो अंदर गया तो एम हेमिल ने बोला कि आप आओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ करके. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो वो जैसे ही जाके बैठा और थोड़ा अभी तक अपना डर उसका गया ही नहीं था कि उसने देखा कि उसकी टीचर का जो है ड्रेसअप एकदम अलग तरीके का है. आज उसने ग्रीन कोट पहन रखा है, एक शर्ट है अच्छी सी, और ब्लैक कैप है जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है. वो कभी पहनते ही नहीं थे, खाली वो इंस्पेक्शन और प्राइज डे में ही पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट they were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. तो इसके अलावा उसको और भी जो स्ट्रेंज लगा, सोलमन मीन्स एकदम फॉर्मल लगा. सोलमन वो सोलम बोलेंगे, फॉर्मल लगा उसको. क्या सरप्राइज़ हुआ कि पीछे बैक बेंचेस पे कोई बैठे हैं, विलेज पीपल बैठे हैं क्वाइटली. कौन कौन बैठा है? ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, द फॉर्मल मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. तो कौन कौन बैठा था? पीछे एक में मेयर बैठा हुआ था, हॉसर बैठा था, और एक पोस्टमास्टर और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर का मतलब दिया एक बुक टू टीच यंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड. थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. तो जो हॉसर जो थे कि बुक लेके आए थे और उन्होंने अपने नीज पे रखी हुई थी और उसकी चश्मा भी उनके ऊपर रखा हुआ था उस बुक के ऊपर. While I was wondering what about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." तो फिर जब वो ये सब देख ही रहा था तो उसके टीचर बोले कि बच्चों आज जो है ये क्लास जो है, ये मेरे क्लास जो है लास्ट लेसन है, मतलब मेरी लास्ट क्लास है. ऑर्डर आया है बर्लिन से कि खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में. ओके, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. तो नया टीचर जो है कल आ जाएंगे, तो आज ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है और आप लोग बहुत अटेंटिव रहिए, ध्यान से पढ़िए. What a thunderclap these words to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. एकदम से ये जैसे उसके कानों में बिजली गिर गई हो, इस तरह से उसने ऐसा लगा, और वो उसको आइडिया आएगा कि हाँ बुलेटिन बोर्ड में यही सब लगा हुआ होगा. वो सोच रहा, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट.
मुझे पता ही नहीं है कि कैसे लिखते हैं और ये लास्ट लेसन हो गया. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. तो अब उसको बड़ा फील हो रहा था कि ये उसने कुछ सीखा ही नहीं और ये लास्ट लेसन भी आ गया है. For seeking birds eggs, for going sliding on the सार एक रिवर का नाम है. तो अभी वो सोच रहा है कि मैं अपने लेसन छोड़ छोड़ के मैं बर्ड्स के एग देखता था, स्लाइडिंग करता था सार में, मतलब एक रिवर में जाके स्लाइडिंग करता था. My books that has seemed like a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense were old friends now. अब वो सोच रहा था कि उसकी बुक जो उसको पहले परेशानी जैसी लगती थी, इतनी हैवी थी, और उसकी ग्रामर की बुक जो थी एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ओल्ड फ्रेंड, अब वो सब उसको ओल्ड फ्रेंड लग रहे थे. आई कुड नॉट गिव अप, ही डोंट वांट टू गिव अप. उसको नहीं उसको फील ही नहीं हो रहा था कि लास्ट क्लास है. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब एम हेमल जो जा रहे थे, मिस्टर हेमल जो जा रहे थे, अब वो नहीं चाहता था कि वो जाएं, और वो भूल गया उनके रूलर्स जो उससे जिसे वो मारते थे, वो सब वो भूल गया था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. वो सब समझ गया था कि ये सब लोग क्यों आके बैठे हैं पीछे में. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. उनको भी अभी सॉरी फील हो रहा है कि वो लोग भी स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. हाँ, वो सब लोग जो थे, गांव के लोग जो आए थे, वो उनको थैंक बोलने आए थे उनके टीचर को कि उन्होंने 40 साल की सर्विस अपने इस स्कूल को दी. ओके, हाँ, 40 years of faithful service and showing the respect for the country that was there no more. अब जो ये कंट्री जो था उन लोग का नहीं था, ये उन लोग को फील हो रहा था क्योंकि वो वॉर हार चुके थे, ऐसा लग रहा है. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. अब उसका नाम बुलाया गया था, उसकी बारी आई थी रिसाइट करने के लिए. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब वो उसको पार्टिसिपल तो कुछ आते नहीं थे, वो कैसे बोलेगा. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. वो नहीं बोल पाया, मिक्सअप कर दिया सब कुछ और चुपचाप खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. उसने डेस्क को होल्ड कर रखी थी और उसको ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी. I heard Mr. M. Hamel say to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. मैं तुमको नहीं डांटूंगा, तुमको खुद ही बुरा लगना चाहिए. See how it is every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I shall learn it tomorrow, and now you see where we have come out. रोज़ हम लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, देखो अब देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं. दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल सेक्स, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ये यहाँ की प्रॉब्लम ही है कि हर चीज़ को लर्निंग हम लोग कल पे टाल देते हैं. नाउ दिस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. आप अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे बोलते हैं? आपको कोई फ्रेंच लिखनी नहीं आती है, आपको फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. बट ये खाली तुम्हारी गलती नहीं है, इसे सबकी गलती. रिप्रोच मतलब ये सबको ब्लेम किया जाना चाहिए. क्यों? योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट को कभी चिंता ही नहीं थी कि तुम लर्न करो. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. Okay, and I have been blamed also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? ऐसा वो बोला कि खाली उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी भी जिम्मेदारी थी, बट मैंने भी तुमको कहीं कहीं पे काम लगा दिया था. When I wanted to go fishing, I did not just give you a holiday. और जब मैं फिशिंग को जाता था तो तुम बच्चों को मैं छुट्टी दे देता था. तो वो बोल रहा है कि ये सबकी जिम्मेदारी थी जो हमने पूरी नहीं करी. Then from one thing to another, Hamel went on to talk to the French language, saying that it was the most beautiful language in the world.
the clearest, the most logical, that he must guard it among us and never forget it. तो इस तरह से एमिल ने बताया कि लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमको ये याद रखनी चाहिए. बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड मतलब जब पीपलों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज का मतलब है वो अपनी लैंग्वेज छोड़ते नहीं हैं. इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. जब तक उनको अपनी लैंग्वेज याद रहती है तब तक वो अब वो किसी के गुलाम नहीं बनते हैं करके वो बताने चाह रहे हैं. ओके, देन यू ओपन ग्रामर एंड रीड अस ए आवर लेसन. तो उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी और ग्रामर का लेसन पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. आई थिंक टू that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if poor man wanted to give all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. तो उस दिन उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने भी बहुत ध्यान से सुना. वो टीचर ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे वो सब कुछ बता देना चाहते हों जाने से पहले. आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग. That day, Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand France, Alsace, France, Alsace. They looked like flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. Okay, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो उसके बाद उन्होंने राइटिंग की वो प्रैक्टिस करानी चालू करी और बहुत ब्यूटीफुल एक वो कॉपीज़ लेके आए थे, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ था और सब लोग मतलब बहुत इंटरेस्ट से उसको कर रहे थे. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. खाली साउंड जो आ रही थी वो खाली पेन की आ रही थी. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who were right on tracing their fish hooks, as if that was French too. तो किसी ने मतलब इतने कंसंट्रेट हो गए थे सारे के सारे कि अंदर में बीटल उड़ता हुआ आ गया, बट किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. On the roof the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make the ensign in German, even the pigeons? तो वो बोल रहा है कि जो पिजन्स जो थे वो बोल रहे थे, तो वो ये सोच रहा था कि पिजन भी क्या जर्मन में बोलेंगे. पिजन भी क्या जर्मन में गाएंगे. मतलब जब जर्मन्स ने फ्रेंच के ऊपर में मतलब फ्रेंच उनकी जो टेरिटरी थी फ्रेंच के ऊपर में उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो वो चाहते थे कि सब लोग जर्मन सीखें, तो इसलिए वो मजाक बना रहा था. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind how everything looked in that little schoolroom. जब वो ऊपर देखा तो देखा कि हैमिल जो है हर चीज़ को देखे जा रहे थे, जैसे वो अपने मन में रखने लाना चाह रहे हो, दिमाग में बसा लेना चाह रहे हो, क्योंकि वो जाने वाले थे. फैंसी. For 40 years he had there in the same place with his garden outside the window and with his class in front of him, just like that. तो वो 40 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे थे. Only the desk and bench has been worn smooth and the walnut trees in the garden were taller. कुछ चेंज नहीं हुआ था, खाली बेंचेस जो थी वो स्मूथ हो गई थी घिस घिस के, और वॉलनट के ट्री जो थे वो बड़े बड़े हो गए थे. एंड द हाउफवाइन एक टाइप का क्लाइंबर है, that he had planted himself twinned about the windows or to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो वो बता रहा था कि किस तरह से उनको छोड़ के जाना पड़ेगा ये प्लेस में, और उसकी सिस्टर जो थी ऊपर में काम कर रही थी, ट्रंक्स मतलब पैकिंग कर रही थी. But he had to courage to hear every lesson in the very last. After the writing, he had a lesson in the history, and then the babies chanted there, ba, baby. Down there at the back of the room, old Husser put on his spectacles and holding his primer
in both hands, spelled the letter with them. You could see that he too was crying. तो सब लोग एकदम इमोशनल हो गए थे. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, the last lesson. तो इस तरह से उनका लास्ट लेसन जो था, इस तरह से बहुत ही इमोशनल हो चुका था, क्योंकि वो उनके टीचर कल जाने वाले थे. अब क्या होगा? ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और चर्च की जो क्लॉक थी वो उसने 12 बजाए. देन द एंगल्स जो होता है, जो बेल जो होती चर्च की, उसकी प्रेयर की स्टार्ट की. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पर्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. और प्रूशियन जो अटैकर जो थे, उनकी ड्रिलिंग की साउंड आ रही थी और उनके बैंड की साउंड आ रही थी. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend said but something choked him. वो कुछ कहना चाह रहे थे, बट उनका भी गला भर आया था. He could not go on. वो नहीं बोल पाए. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. क्या लिखा? We love France. That means long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. वो इतने इमोशनल्स हो गए थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे. उन्होंने हाथ से इशारा किया कि स्कूल इज़ डिसमिस एंड यू मे गो. तो ये जो स्टोरी जो लिखी गई थी, अल्फोंसो डॉडेट ने लिखी थी, एंड द लास्ट लेसन जो था फ्रेंच का. सो होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.